नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, हम सब जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त रॉकेट स्पीड से भाग रही है। हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और 3rd बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यह एक बहुत ही बड़ा लेकिन है। सोचिए, एक फेरारी कार है, इंजन जबरदस्त है, लेकिन उसमें फ्यूल डालने वाला पाइप 60 साल पुराना है। क्या वो गाड़ी अपनी टॉप स्पीड पकड़ पाएगी? बिल्कुल वही हाल आज इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का है। हमारे लॉज, हमारे कानून 1962 के हैं, उस जमाने के हैं जब नेहरू जी पीएम थे। आज 2026 आने वाला है और हम अभी भी वही पुराने रूल्स फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गेम चेंजिंग बिल लेकर आ रही है, शांति बिल 2025। नाम सुनने में आपको बड़ा पीसफुल लगता है, लेकिन भारत में ये शांति बिल ने बिजनेस की दुनिया में हंगामा मचा रखा है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि ये बिल आखिर है क्या सच में अब टाटा, अदानी, अंबानी न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे? और सबसे जरूरी सवाल, अगर कल को भगवान नगर की कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार या फिर वो कंपनी या फिर वो सप्लायर ऑपरेटर कौन होगा? तो बहुत कुछ जानने को है, लेट्स एनालाइज। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही। देखिए, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलिए। 1962 में बना था एटॉमिक एनर्जी एक्ट। उस वक्त दुनिया अलग थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बहुत सीक्रेट और सेंसिटिव माना जाता था। इसीलिए रूल्स सिंपल था, न्यूक्लियर पावर इक्वल्स टू ओनली गवर्नमेंट। मतलब न्यूक्लियर पावर केबल गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। सिर्फ सरकारी कंपनियां लाइक NPCIL जैसे कंपनीज ही पावर प्लांट लगा सकती थी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये निकला कि आज 60 साल बाद भी इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी सिर्फ 8.78 गीगावाट है। कंपेयर करके देखे चाइना, फ्रांस, USA से हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। सरकार ने यहाँ पर टारगेट सेट किया है कि 2047 तक, जब देश अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब टारगेट है कि 100 गीगावाट तक भारत पहुंचे। अब आप खुद सोचिए, पिछले 60 सालों में हम सिर्फ 8 तक पहुंचे हैं, तो अगले 20 सालों में 100 तक कैसे जाएंगे? सरकारी खजाने में इतना पैसा ही नहीं है कि हम डजन्स नए रिएक्टर्स लगा सके। हमें चाहिए स्पीड और हमें चाहिए पैसा, और ये दोनों चीजें पुराने कानून के साथ इम्पॉसिबल थी। इसीलिए पुराने कानून को ट्रैश कैन में डालकर भारत सरकार ने यहाँ पर नया बिल लाया है, शांति बिल। तो यहाँ पर आपने बहुत सुन लिया, शांति बिल। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि व्हाट इज शांति बिल। देखिए, शांति बिल एक सोल्यूशन के तौर पर आया है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि शांति का मतलब क्या है? सबसे पहला देखिए, इसका फुल फॉर्म थोड़ा लंबा है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई नो थोड़ा सा हेवी नाम है, हम इसे शांति बिल ही बोलेंगे। ये बिल बेसिकली 2 पुराने कानून खत्म करेगा। सबसे पहले तो 1962 का जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, इसको खत्म करेगा, और दूसरा है 2010 का सिविल लाइबिलिटी एक्ट। इसे याद रखिएगा, ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट सबसे कंट्रोवर्शियल है। इसे लेकर ही सब आग लगा हुआ है अभी जो भी चल रहा है शांति बिल को लेकर। मेन यही है लाइबिलिटी एक्ट को लेकर। आगे बताऊंगा कि ये क्या है। देखिए, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं कि सरकार ने यहाँ पर रेड कारपेट बिछा दिया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। पहले जहां बोर्ड लगा था कि ओनली गवर्नमेंट अलाउड, अब वहां कहा जा रहा है कि वेलकम प्राइवेट प्लेयर, वेलकम फॉरेन कंपनीज। मतलब अब थियोरी में टाटा पावर, अदानी, रिलायंस या बाहर की वेस्टिंग हाउस, EDF जैसी कंपनीज इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट ओन कर सकती है और ऑपरेट कर सकती है। अब यहाँ पर ना इस बिल के 4 मेन पिलर्स है जो आपको समझने होंगे। सबसे पहला है प्राइवेट एंट्री, बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, विद अ ट्विस्ट। हाँ, प्राइवेट कंपनी रिएक्टर लगा सकती है, बिजली बेच सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, फ्यूल साइकिल अभी भी सरकार के पास रहेगा। यानी यूरेनियम लाना, उसे प्रोसेस करना, और जो न्यूक्लियर वेस्ट मतलब कचरा निकलेगा उसको हैंडल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में अनकंट्रोल्ड घूमे। सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है इससे, तो इसलिए भारत सरकार ने इन जगहों पे बिल्कुल भी ढील नहीं दिया है। दूसरा है राइज ऑफ SMRS, मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। देखिए, फ्यूचर बड़े बड़े पावर प्लांट्स का नहीं है, फ्यूचर है SMRS का। देखिए, जैसे पहले बड़े कंप्यूटर्स होते थे, पूरे रूम के साइज में कंप्यूटर होते थे बहुत पहले के जमाने में, और अब तो जमाना आ चुका है लैपटॉप का। वैसे ही न्यूक्लियर लैपटॉप है ये SMRS, छोटे रिएक्टर्स जो फैक्ट्री में बनकर ट्रक पर लोड होकर आ सकते हैं। ये बिल SMRS को बहुत ही पुश करता है ताकि कल को एक छोटी इंडस्ट्री या सिटी अपना खुद का छोटा न्यूक्लियर प्लांट लगा सके। तीसरा है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, लाइबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी किसकी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा विवाद है 2010 के कानून में एक क्लॉज 17B था। वो कहता था कि अगर रिएक्टर में कोई डिफेक्ट हुआ और एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे हो, बट अगर हो गया तो हम सप्लायर मतलब जिसने रिएक्टर बेचा था उस पर केस कर सकते
सकते हैं। अब जैसे ही ये बिल आया, फॉरेन कंपनीज लाइक अमेरिका, फ्रांस के कंपनीज ने बोल दिया कि हमें नहीं करना भाई इंडिया में बिजनेस, ठीक है, और हाथ खड़े कर दिया क्योंकि ये कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब जब शांति बिल आया तो ये शांति बिल अपने साथ क्या लाया? सबसे पहले इसने सप्लायर की लायबिलिटी खत्म कर दी। अब अगर एक्सीडेंट होता है तो सारी जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी, यानी जो कंपनी प्लांट चला रही है। सप्लायर सेफ है, ये बिजनेस के लिए तो अच्छा है, इन्वेस्टर्स खुश हो जाएंगे, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। चौथा है स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, मतलब सरकार ने कहा है कि हम AERB मतलब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को और ताकत देंगे। वो सीधा पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा ताकि प्राइवेट कंपनी सेफ्टी रूल्स के साथ कोई छेड़खानी ना करे। अब पिक्चर के दो पहलू को देखिए, हर चीज की नेगेटिव पॉजिटिव साइड होती है, तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव साइड है। सबसे पहले पॉजिटिव साइड्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है मैसिव इन्वेस्टमेंट, इससे हजारों करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर से आएंगे। दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब इंडिया को नेट जीरो 2070 तक बनना है। बिना न्यूक्लियर एनर्जी के हम कोयला मतलब कोल नहीं छोड़ सकते हैं। सोलर विंड 24 घंटा नहीं घूमता है, बट न्यूक्लियर चलता है 24 घंटा। तीसरा है जॉब्स एंड टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और साथ में नए जॉब्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। कंसर्न्स क्या है? देखिए सबसे बड़ा डर यह है कि सेफ्टी को लेकर क्रिटिक्स को भोपाल गैस ट्रेजेडी याद आ रही है। लोग यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी का होता है तो सेफ्टी पर बहुत ही कटअप मारा जाता है। अगर सप्लायर मतलब जिसने मशीन बनाई अकाउंटेबल ही नहीं होगा तो क्या गारंटी है कि वो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल देगा? अगर कल को कोई एक्सीडेंट हुआ तो प्राइवेट कंपनी हाथ खड़े कर देगी और बर्डन घूम फिर कर किस पर आएगा? टैक्स पेयर्स मतलब हम और आप पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भारत का ऑपोजिशन है ये मांग कर रहे हैं कि इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाए और ज्यादा स्क्रूटिनी के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो शांति बिल इंडिया के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब दो धारी तलवार है। एक तरफ हमें एनर्जी सुपर पावर बनने के लिए ये करना ही पड़ेगा, हम पुराने 1962 के मॉडल पर 2047 का सपना नहीं देख सकते, लेकिन दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनर्जी कोई मजाक नहीं है। एक छोटी सी गलती और कॉन्सिक्वेंसेस जनरेशंस भुगतती है। अब सरकार की नियत यहाँ पर साफ है कि ग्रोथ चाहिए, लेकिन इसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारा रेगुलेटर मतलब AERB कितना स्ट्रांग रहता है। क्या वो अदानी, अंबानी, फॉरेन कंपनीज को नो बोल पाएगा अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हुए? ये देखना पड़ेगा। खैर आपका क्या मानना है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को लाना सही है या ये रिस्क बहुत ही बड़ा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।